हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो देखिए, आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एसिड बेस सॉल्ट का अपना नेक्स्ट पार्ट, जो कि पार्ट 4 है। आपने पीछे के कुछ पार्ट देख रखे हुए जिसमें हमने एमसीक्यू के क्वेश्चंस और भी कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ऐड कर रखे हैं। तो आज फिर हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हैं, क्योंकि जब पेपर पास आ रहे हैं तो प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए। चलिए हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखते हैं क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कैन कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यानी कि आपको कुछ केमिकल इक्वेशन एज सच दे रखा होगा और कह रहे हैं कि आप इस फॉर्मेट को पूरा कीजिए और बैलेंस करते हुए साथ में। तो सबसे पहला रिएक्शन है, देखिए आप, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, इसका रिएक्शन कराना है बच्चे Zn के साथ कराना है, यानी जिंक के साथ कराना है। तो देखिए, जब जिंक का रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, एक बात आपको याद दिला दें, जो जिंक ऑक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक बिहेवियर का होता है। मतलब इसको एक बार आप एल्डिहाइड्स के साथ और एक बार आप HCl के साथ करा के रख सकते हैं, पढ़ा होगा आपने शायद आई थिंक। तो यहाँ पर एक सॉल्ट बनता है बच्चे Na2ZnO2, यानी यहाँ पर आपको एक सॉल्ट बनता हुआ दिखेगा Na2ZnO2, जिसको हम बच्चे सोडियम जिंकेट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट। तो ये क्या बना हमारा? सॉल्ट बना यहाँ पे। ठीक है, हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट है। इसी का कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं H2O के साथ और CO2 के साथ। तो आप याद कीजिए, ये इक्वेशन हमने पढ़ा था कि सर जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराते हैं, कैसा? एक्सेस। जब आप एक्सेस रिलीज कराते हैं तो एक कंपाउंड बनता है यहाँ पर CaHCO3 का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। एक सॉल्ट होता है ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब चलते हैं अपने इसी का थर्ड पार्ट, जो HCl और H2O वाला पोर्शन है। तो आप जानते हैं HCl कैसे टूटता है? H+ और Cl- में। तो जो H+ ये देगा HCl, ये H+ किसके साथ जुड़ जाएगा? H2O के साथ। तो आपका आंसर यहाँ पर बनेगा H3O+ हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि जब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ H+ ऐड होता है तो उसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, और प्लस में बन जाएगा आपका Cl-, मतलब रिएक्शन हमारा ये हो जाएगा प्रोडक्ट H3O+ और Cl-। पहले का हो जाएगा सोडियम जिंकेट और दूसरे का हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हमारा रिएक्शन है जो हमने पीछे भी पढ़ रखा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, हमारा नेक्स्ट आज का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं इसको। कह रहे हैं कंपाउंड P है जो फॉर्म्स कर रहा है इनेमल ऑफ टीथ। ये आई थिंक आया था हमारे पिछली वीडियो में। एनिमल ऑफ टीथ, जो कि हार्डेस्ट पार्ट होता है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। इट डजंट डिसॉल्व इन वाटर, बहुत बढ़िया, बट गेट्स कोरोडेड व्हेन द pH इज लोअर्ड 5.5। लेकिन अगर pH 5.5 चला गया तो आप कहेंगे सर ये 5.5 जो pH है ये 7 से कम है। किससे कम है? 7 से कम है। तो सर 7 से कम वाले क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? जम्स क्रिएट करेगा। तो पहली बात तो हमें P को पहचानना है। तो P फॉर्म्स द एनिमल ऑफ द टेट। तो कंपाउंड होता है सर कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, ये मैंने आपको बता भी रखा है, कैल्शियम फॉस्फेट। इसी में दूसरा पार्ट है, सॉरी, हाउ डज इट अंडरगो डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट एंड स्वीट्स? व्हाट शुड वी डू प्रिवेंट द टूथ डिके? कह रहा है कि आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अगर ये सब क्या करते हैं, हमें बिल्कुल ही मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे टीथ के साथ। तो होता क्या है कि देखो बच्चे, जब हम मील टेक करते हैं, कुछ भी चीज़ जब आप टेक करते हो उसके बाद जो हमारा सलाइवा होता है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। और एसिडिक नेचर का मतलब हो गया pH 7 से कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो यहाँ पर किसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी? तो जर्म्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी, जिससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा? तो आपका आंसर, इससे टूथ डिके हो सकता है। क्या हो सकता है? टूथ डिके हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाए? तो इन चीज़ों से बचने के लिए, फॉर प्रिवेंटिंग, तो सर हमें पता है, आपको भी पता है कि हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? टूथपेस्ट का। इसलिए क्यों? क्योंकि सर ये होता है बेसिक नेचर का। कैसा होता है? बेसिक। और इसकी pH वैल्यू जो होती है
लगभग 8.0 के आसपास होती है, जिस वजह से ये एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज, और हम काफ़ी अच्छा फील करते हैं। तो यानी कि सर इन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए आपको टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं जिसका पीएच वैल्यू 8 होता है, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है, और बेसिक नेचर होने की वजह से क्या करता है, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कैंसिल कर देता है। तो ये हमारे लिए यूजफुल होता है। और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड कह रहा है लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। नाम से ही पता चल रहा है इसमें आपको क्लोरीन मिलने वाला है और अल्कली मिलने वाला है। तो आपसे कह रहा है राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच, इसका यूज भी बता रहा है। तो सिंपल सी बात है, क्लोर अल्कली प्रोसेस में आप याद रखिए सर कि हमें मिलने वाला है NaOH, मतलब इसी का प्रिपरेशन आपसे पूछ रहा है। इसको एक और नाम से जानते हैं हम, कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, कॉस्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो होता क्या है, हम करते क्या है कि सर हमारे पास एक होता है ब्राइन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होता है, ब्राइन। अब ब्राइन क्या होता है सर, तो ब्राइन होता है NaCl, मतलब सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, और प्लस में वाटर का कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब जब ब्राइन सॉल्यूशन से आप क्या पास कराते हैं सर, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, क्योंकि सॉल्ट हो गया और जहाँ सॉल्ट वहाँ आयन, जहाँ आयन वहाँ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही करंट पास होगा तो ये क्या होता है, ये टूटते हैं, मतलब सॉल्ट का टूटना मतलब आयनाइज होना। तो जो प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चे, ये प्रोडक्ट आपको देते हैं, सबसे पहले NaOH मिलेगा आपको, कॉस्टिक सोडा, फिर आपको क्लोरीन गैस मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगा, लिबरेट होगा। मतलब क्लोरीन भी मिलता है, और ये है अल्कली जो मचाते हैं खलबली, यानी इसको कहते हैं अल्कली। अल्कली मतलब एक ऐसा बेस जो वाटर में डिजोल्व हो जाए, और ये क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस है। तो देखिए होता क्या है, ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन और जो हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन आप जानते हैं कि हाइड्रोजन H+ हम लिखते हैं इसको, यानी 2H+ है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किसमें, H2 में। सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आपने बताया था सर रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। यानी ये जो रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, ये होगा कहाँ पे सर, तो ये होगा सर एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। इसलिए ये वाला जो रिएक्शन है वो कहाँ मिलेगा हमें, कैथोड पे, यानी हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलने वाली है। जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन कैसे टूटा होगा सर, Cl- में। सर इसने क्या किया होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, इसने क्या कर दिया, अपने आप को Cl2 में बदल लिया, और सर 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। तो सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है सर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ होगा सर, तो ये रिएक्शन हुआ होगा सर एट एनोड पे। तो एक बात बड़ी ध्यान से सुन लीजिए सर, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और एनोड पे कौन डिपॉजिट हो रहा है, क्लोरीन। कैथोड पे कौन डिपॉजिट हो रहा है, हाइड्रोजन। क्या करके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। ये क्या, सॉरी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। तो सॉल्यूशन में कौन बच जाता है, NaOH। तो इसी को बच्चे हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसका यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, सोप इंडस्ट्री में होता है, और क्लोरीन का यूज होता है, आपको बताया था मैंने, ब्लीचिंग पाउडर में एज ए डिसइंफेक्टिंग एजेंट के तौर पे। डिसइंफेक्टिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पे जितना स्टार लगाइए उतना कम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ आई होगी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। यानी आपको हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला लिखना है। बच्चे नाम के आगे लगा हुआ है हाइड्रेटेड, इसका मतलब पानी होगा इसके साथ। तो सर बिल्कुल सही बोले आप, यानी कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। सर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है, जरा आप बताइए क्या होता है, हमें पता नहीं है। तो इसका होता है CuSO4.5H2O। मतलब इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं, जिसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। कह रहे हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्या लिखेंगे सर, तो एनहाइड्रस मतलब होता है बिना पानी का।
तो जो बिना पानी का होगा उसको बोलेंगे सर सिंपल CuSO4, मतलब सिंपल कॉपर सल्फेट बोलेंगे। फिर क्या है सर, गिविंग एन एक्टिविटी इलस्ट्रेट हाउ दिस टू आर इंटरकन्वर्टेबल। कैसे इसको इंटरकन्वर्टेबल कर देंगे सर, बदलेंगे कैसे? सिंपल सी बात है सर, इसको आप गर्म करेंगे सर, इसको हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी जितना हीट करोगे आप, हीट करने से क्या होगा आपके पास, हीट करने से आपके पास बच्चे ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है ये तो भाग जाएगा ना, उड़ जाएगा ये, तो उड़ जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ CuSO4 बचेगा जो कि एनहाइड्रोजन। सर वापस उसमें कैसे जाएंगे, तो वापस जाने के लिए इसमें आप क्या कराओगे, वाटर ऐड करा दोगे 5H2 मॉलिक्यूल। जब वाटर ऐड कराएंगे तो फिर वहाँ पे चला जाएगा, मतलब दोनों बदल सकते हैं। सर राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। क्या होता है, डॉट हाफ H2O। समझ आई बात, POP। सर जिप्सम का क्या होता है, तो जिप्सम होता है सर CaSO4 डॉट 2H2O। तन के डिफरेंस है दोनों में, देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो यहाँ लगा हुआ है हाफ H2O और यहाँ लगा हुआ है 2H2, बाकी सब क्या है, सेम। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ऑन डाइल्यूटिंग एसिड इट इज एडवाइज्ड। जब आप एसिड को डाइल्यूट कर रहे होते हैं, सर डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है आप ज़्यादा पानी मिला दो, एसिड कम रखो, तो डाइल्यूट हो गया। तो आप जब डाइल्यूटिंग कर रहे हो किसी एसिड, मान लो कोई एसिड कंसंट्रेटेड है, आपको एसिड उसको डाइल्यूट बनाना है, मतलब बिल्कुल नॉर्मलाइज करना है उसको, तो कैसे करेंगे, तो कह रहे हैं इट इज एडवाइज टू ऐड एसिड टू वाटर, मतलब एसिड को वाटर में ऐड करना पड़ता है, एसिड को वाटर में ऐड करना पड़ता है, ना कि वाटर को एसिड में। अब वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना है, ये गलत होता है। किसको ऐड करना है, एसिड को वाटर में, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना होता है, नॉट वाटर टू एसिड। एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो एडवाइज्ड। सर होता क्या है, अगर आप किसी एसिड को डाइल्यूट कर रहे होते हैं, अगर आप किसी एसिड को क्या कर रहे होते हैं, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूट बनाना, तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो होता है बच्चे, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर एक्सोथर्मिक नहीं समझ आया, तो एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है, यानी एक्सेस हीट इवॉल्व होता है, एक्सेस हीट। और अगर आप एसिड को पानी में ऐड करते हैं, एसिड को पानी में ऐड करते हैं, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो आसानी से वो डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वाटर को एसिड में ऐड करते हैं तो कैसा रिएक्शन करेगा, वो एक्सोथर्मिक करेगा, जिससे एक्सेस हीट बाहर फेंकेगा, जिससे हो सकता है जो आपने एपरेटस लिया है, एपरेटस कहने का मतलब जो आपने ग्लास लिया होगा, वो ग्लास भी कहीं ब्रेक ना कर जाए, कहीं टूट ना जाए, मतलब एक्सप्लोसिव साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। और एक्सप्लोसिव तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका भी कल्याण हो सकता है। किसका, तो स्किन का कल्याण हो सकता है, मतलब ये स्किन आपका डैमेज हो सकता है, क्योंकि मामला किस चीज़ का है, तो मामला है एसिड का। ठीक है, तो थोड़ा संभल के, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा संभल के किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई और डिमांड है आपका तो आप कमेंट करके बताइए हमें कौन से चैप्टर पे लेक्चर बनाया जाए, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतर से बेहतर देने का कोशिश कर रहे हैं, और क्या सुधार किया जाए आप हमें कमेंट बॉक्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस को आप रिपीट प्रैक्टिस किया करें घर पे, ताकि अच्छी प्रैक्टिस बन सके। तो मिलते हैं आपके साथ फिर हम अपने अगले लेक्चर में, हो सकता है इसी चैप्टर का लेके आए कुछ क्वेश्चंस, या फिर हो सकता है कोई न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करें। तो वेट करते रहिए तब तक, और बाकी तैयारी जोरों से होनी चाहिए, उसमें कोई कसर नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग।